अच्छा घर बार, धन दौलत, नौकरी चाकरी, छोटा परिवार, एक शब्द में कहें तो जैसा वो सोचा करती थी वैसा ही सब कुछ। राकेश इंजीनियर है, माता पिता सरकारी नौकरी वाले, बहन दोनों ससुराली। उसने अपने जानिब सब कुछ पता लगाया था। आज के युग में भी राकेश हर प्रकार के नशे से दूर था। माता पिता से दूर न जाना पड़े इस विचार से अपना काम प्रारंभ किया था। जरा मन पीछे हटा, एक साथ रहना यानी हिमानी के ऊपर जिम्मेदारी का दबाव। रोक टोक कौन सी बड़ी बाधा थी। शादी के साल भर बाद ही उसने इससे भी बड़ी बाधा को नहीं उखाड़कर इतनी दूर फेंक दिया था कि दोबारा कभी उसकी हवा तक न लगी। आकाश क्या कम मात्र भक्त था। पिता के न रहने पर बस माँ बेटे ही तो रह गए थे परिवार के नाम पर। दोनों में एक दूसरे के प्राण बसते थे, लेकिन उसने पार किया न इतनी बड़ी बाधा। वैसे ही हिमानी भी साल के अंदर ही या तो अपने घर में अकेली अपने पति के साथ रहती या अपना घर बना लेती दोनों। पर ये क्या हो रहा है। यहाँ से लड़की पसंद करके कुलगोत्र राशि वर्ण नाड़ी योनि पूछ पाछ कर गए। कुंडली के 36 गुण मिलते थे। हिमानी के मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता की चमक देखी थी उसने। माँ, मेरे जाने पर घर कैसे चलेगा, उसने उदास होकर पूछा था। सोचे भी क्यों नहीं, 10 वर्ष से कमाकर घर चला रही है। शिवानी और भवानी पढ़ाई पूरी करके 4 पैसे कमाने के लिए हाथ पैर मार रही हैं। किसी प्रकार अपना खर्च निकाल ही लेती हैं। आधार स्तंभ तो हिमानी ही है। आकाश को घर बैठे लगभग 10-11 वर्ष हो गए। जो कुछ मिला उससे यह एक घर खरीद लिया था। थोड़ा बहुत पेंशन है, चल रही है गाड़ी। तीनों बेटियां बेहद समझदार हैं। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति का अंदाजा भली भांति है। मरे लड़के वाले माँ ने तो घर बेचकर करनी होगी शादी। कैसी तो हो गई हिमानी। 18-20 की उम्र में जैसे फूल खिलते थे उसके चेहरे पर। आंखें हंसती रहती थी, जैसे कोई मोहक सुगंध झरती रहती थी उसकी देह से। धीरे धीरे बदल गई वो। अब तो सदा गंभीर रहती है। ऑफिस से आई, कमरे में घुसी, न अधिक बातचीत न कोई फरमाइश। जो कुछ मिला खाई पी चली। बेचारी अपनी उम्र में किसे नहीं लगता। उसकी तो तीनों बेटियां 30 के पार हो चुकी थी। बेटे का मुंह देखने की चाह में 3 देवियां आ गई। उसके बाद तो न जाने कैसे खुद ही पूर्ण विराम लगा। वो तो अभी 2 साल पहले तक प्रति माह अपने शरीर में कुछ अलग प्रकार का परिवर्तन खोजा करती थी। अब तो हो गया सब कुछ। सब मंसूबा बेकार निकला। फोन आ गया, आपकी लड़की तो हमें पसंद है, पर हम ऐसे घर से लड़की लाना नहीं चाहते जिस घर में दादा दादी ना हो। हमें माफ कीजिएगा। कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी थी वो। ऐसा पहली बार हुआ हो ये भी तो नहीं है। तीसरी बार है उसकी शादी का लगते लगते टूट जाना। अजीब बदलाव आ रहा है लड़के वालों में। पहले दान दहेज, सुंदर पढ़ी लिखी लड़की, बारातियों के स्वागत सत्कार की बात होती थी। अब घर में दादा दादी चाहे खुद अपने माँ बाप के साथ न रहते हों, सब बहाना है। अवश्य किसी दुश्मन ने शादी काट दी है। हिमानी के दादा तो वो नहीं ला सकती, लेकिन दादी उसे ला सकती थी। पता नहीं अब वहाँ रहती हैं या नहीं। वो कहाँ आएंगी, जब इतने दिनों में कभी नहीं आई, ना खोज खबर ली, तो अब क्या रहेंगी आकर। सुनकर उसे तो खुशी ही मिलेगी। बेटे को देखकर शायद पिघल जाए। कोशिश करनी होगी। लोगों की सोच नहीं बदली जा सकती। सोच ये कि जिस परिवार में सयानों का स्थान रहता है उस परिवार की लड़कियां अपनी ससुराल में भी बुजुर्गों की सेवा करती हैं, उनके संस्कार में होता है। हालांकि ये सिद्धांत पूर्ण रूपेण सच नहीं है। उसकी माँ ने तो पगली सास की अंत तक सेवा की। क्या मजाल जो बाहर निकलने दे, चाहे वो कितना ही चीखे चिल्लाए, घर गंदा करे या गालियां दे, वो सब सहती थी। लोग कहते पागल खाने भेज दो।
पर वो नहीं मानी। घर पर ही दवाई होती रही, बहुत कुछ ठीक भी हो गया था दादी, पर उसे तो न जाने क्यों आकाश और अपने बीच सांस बर्दाश्त ही ना हुई। पहले दूसरे दिन से ही जल में तैरती काई की तरह किनारे करना शुरू कर दिया था उसे। पहले पहले शर्मिंदा सा आकाश बगले झांकता रहता। उसकी प्यारी पत्नी सारिका फूट फूट कर रोती, माँ गुस्से से उबलती होती। वो किसे संभाले किसे छोड़े। फिर उसने डांट कर माँ को चुप कराना और सारिका को सांत्वना देना प्रारंभ किया था। उसकी दृष्टि में माँ का अत्याचार बढ़ता ही गया। सारिका के आंसू झूठे नहीं हो सकते थे ना। माँ, यहाँ लेटी क्या कर रही हो? वो हिमानी की आवाज सुनकर चेक उठी। वो आ गई है अपने काम से, आजकल किसी कंपनी में काम कर रही है। आते ही एक बार माँ को अवश्य पूछती है, माँ क्या हुआ? वो उठी थी, बेटी को एक गिलास पानी देना उसका फर्ज बनता है। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल सका। क्या हुआ माँ, बोलो ना। लड़के वालों का फोन आया क्या? वो माँ का चेहरा देख परेशान हो उठी थी। कहते हैं जिसके घर दादा दादी ना हो उस घर से लड़की नहीं लेंगे। बताओ भला, जिसके घर दादा दादी ना हो उसकी लड़की क्या कुंवारी रहेगी? चिंता मत करो माँ, जहाँ भाग्य होगा वहीं शादी होगी, उसने सयानों की तरह समझाया। वैसे माँ, हमारी तो दादी थी ना? उसका प्रश्न सारिका को हिला गया। थी बेटी, हो सकता है अभी भी हो। उसके मन में कोई खोट न होता तो क्या घर छोड़कर चली जाती? लगभग 28 साल हो गए घर से निकले, कभी बेटे की भी सुध नहीं ली। वैसे अगर वो घर में होती तो और कोई रिश्ते वाले घर की ड्योढ़ी न चढ़ते। वो हिमानी के लिए चाय पानी लेकर आई थी। उसने देखा भी नहीं माँ की तरफ। बहुत रोना धोना मचाई। तुम्हारी गलती की सजा मुझे मिल रही है माँ। तुम्हें बना के रखना था ना अपनी सास से। अब हम तीनों बहनें कहो तो किसके घर बैठे जाकर। वो रोए जा रही थी। शांत हो जा बेटी, जिन्होंने तुझे ठुकराया है वे बड़े अभागे हैं। उनकी सोच की बलिहारी है। उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए जो जीवन भर उनका गुड़ होती रहे। अच्छा हुआ जो उन्होंने मना कर दिया, वरना जीवन भर का रोना हो जाता। सारिका अब दूसरे ढंग से समझा रही थी हिमानी को। और भी अच्छे अच्छे रिश्ते आए किंतु बात ना बनी। नाना नानी दादा दादी की खोजबीन में ये तो नहीं कहा जा सका कि लड़की की दादी अब इस संसार में नहीं है। सब कुछ सुनते आकाश चुप रहे। जब सारिका एकदम से झल्ला गई तब धीरे से कह दिया, उस दिन भी तुम्हारे ही मन की चली थी जब माँ रोती हुई 10 बजे रात को घर से निकली थी। मैं कुछ कर सका था क्या? तुम तो हाथ में मिट्टी का तेल लेकर खड़ी थी। ये घर से निकले या इसी समय जल मरूंगी, फिर रहना जेल में माँ बेटे एक ही संग। हम तो लाचार हैं तुम्हारी योजनाओं के आगे। वो और जल भुन कर राख हो गई थी। उसे पता ही ना चला था कि उसका पति मन में उसके प्रति ऐसी भावना रखता है। बताओ पापा, बेटे होकर कभी खोजे दादी को? माँ तो परखोटिया थी, आप तो उनके बेटे थे। हिमानी ने कटघरे में ले लिया था उसे, पता क्यों नहीं लगाया? इसी शहर के राजेंद्र नगर में डॉक्टर बलदेव के यहाँ रहती है। वे लोग उसे बहुत मानते हैं। कभी कभी मिलता हूँ तो गले लगाकर पूरे टाइम रोती रहती है। अच्छा, तो इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ? कभी हवा नहीं लगने दी कि तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। उसके सारे कर्म भूल गए। शर्म नहीं आती है उसका बेटा कहलाने में? सारिका नागिन सी बल खा गई। हाँ, आती है ना शर्म उसका बेटा कहलाने में। मैं ऐसा बेटा हूँ जिसने अपनी माँ को घर से निकलकर परायों के घर आश्रय लेते देखा है। कुछ ना कर सका मैं। जेल जाने से डरता था ना, और तुम्हारे हाथ में तो हमेशा। आकाश ने जरा व्यंग से कहा, पापा चलिए, हम दादी को लेकर आएंगे।
बात शादी की नहीं है, हमें अपनी दादी चाहिए। माँ अगर नहीं मानती हैं तो हम तीनों भी घर छोड़कर निकल जाएंगी। हिमानी की आवाज में दृढ़ता थी। हम सब मर जाएं तो भी नहीं झुकेंगी। सारिका ने हारे हुए स्वर में कहा, पापा हम कल चलेंगे दादी से मिलने। हिमानी ने अपना फैसला सुनाया, जैसे माँ सबसे पहले निकलकर ऑटो में बैठ जाना ना, वरना अब तुम्हारे अकेले होने की बारी आ गई है। हिमानी का स्वर तल्ख था। रानू तुम्हें मैंने बेटे से कम नहीं माना। भतार पाने के लिए इस तरह उतावली हो जाओगी ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। सारिका ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर दबाया। रात भर उसे नींद नहीं आई। लड़कियां कुंवारी नहीं बेवा जैसी दिखने लगी हैं। समय पर ही सब कुछ अच्छा लगता है। इनका बनाना है तो ये भी सही, इसलिए जिंदा है आज तक मेरे जी का कंटक। कहते भी है ना, वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चलो पैर पकड़कर मना लाऊं, नहीं तो लड़कियां बेहाथ हो जाएंगी। आ गई तो काम होते ही फिर वही रास्ता दिखा दूंगी। नहीं आई तो ये जो ज्यादा चपड़ चपड़ कर रही है हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। आदमी हारता अपनी कोख से ही है। मैं ही मूर्ख थी जो जानते बूझते इन्हें संसार में ले आई। इसीलिए तो लोग बहा देते हैं नाली में। लगता जो कुछ लगता, आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। वो पूरी रात सोचती रही। जाते जाते बड़ी उदार होकर माफ करती गई थी। अब समझ में आया उसने बड़ी होशियारी से मुझे श्राप दिया था। तुमने मेरे साथ जो भी किया अपनी समझ से ठीक ही किया। तुम मेरे अरमानों का फल हो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। भगवान करे तुम्हें ऐसे दिन कभी ना देखने पड़े। अब समझ में आया उसका तात्पर्य था तू बेटे की माँ ना बन सके। बेटा नहीं होगा तो बहू कहाँ से आएगी, फिर घर से कौन निकालेगा। उसी का श्राप फला है, वरना 3 में एक भी लड़का दे देते भगवान तो क्या ये लड़कियां इतना चढ़ पाती। वो अकेले में रोती रही। हिमानी शिवानी आज काम पर नहीं गई। हिमानी ने जल्दी से कुछ नाश्ता बनाया। आकाश और सारिका दवाई खाते हैं ब्लड प्रेशर की। वो तो एकदम शांत थी। तैयार हुई जैसे तैसे। क्या कोई शादी में जाना है जो तैयार होकर जाए। खुदा ना खास्ता अगर आ ही गई तो इस छोटे से घर में कहाँ रहेगी। नहीं नहीं, मैं भी तो 70 साल की होंगी। पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो गई होगी। कहीं खांसी हुई तो पूरा घर थूक थूक कर भर देंगी। कैसे बोलेगी उससे। इतने दिनों बाद ऑटो में बैठी वो सोच रही थी। राजेंद्र नगर 15 किलोमीटर दूर है शिवाजी नगर से। जब वे डॉक्टर बलदेव के शानदार भवन के सामने पहुंचे तो देखा कि एक युवक एक वृद्धा को साथ लिए धीरे धीरे टहला रहा है। लॉन में दरवाजे पर ऑटो से 5 जन को उतरते देख वो गेट के पास आ गया था। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि वृद्धा बोल पड़ी, आकाश मेरा बेटा। उसने आगे बढ़कर आकाश को गले लगा लिया। उसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई थी, कमर झुक गई थी। चेहरे पर झुर्रियां का साम्राज्य था। सिर के बाल बगुले के पंख जैसे हो रहे थे। आकाश की कमर से लिपटी वो रोने लगी थी, जार जार। मेरी तकदीर ही खोटी है बेटा, तुझे रोज रोज देख भी नहीं सकती। कितने दिनों बाद आया है इस बार। भूल ही गया था मुझे। अन्य लोगों की उपस्थिति की बात वो भूल गई थी, ऐसा लग रहा था। आइए ना आप लोग अंदर आइए। युवक ने उन्हें अंदर बुलाया। तीनों युवतियां एक साथ वृद्धा से लिपट गईं। दादी दादी, हम आपकी पोतियां हैं, आपको लेने आई हैं। हिमानी ने उसकी झुर्रियां भरे माथे को चूमते हुए कहा, मेरी पोतियां, हे भगवान कहीं मैं खुशी से मर न जाऊं। वृद्धा की स्थिति अजीब हो रही थी। एक बार हंसे एक बार रोए। सभी आकर लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठे। सारिका अब तक चुप थी। दादी, हमें तो कल ही आपका पता चला है और आज हम लेने आ गई। तैयार हो जाइए। हिमानी चंचल हो रही थी। अपनी माँ से पूछा, बेटी
वृद्धा ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ। शादी नहीं हो पा रही है इनकी। लोग पूछते हैं कि इनकी दादी कहाँ है, आप घर चलिए। सारिका ने वृद्धा के पैर पकड़ लिए। युवक ने उनके लिए जलपान का प्रबंध किया। आगे पीछे की बातें होती रहीं। ये मेरा बेटा सोमू है, डॉक्टर सोमनाथ, बहुत बड़ा डॉक्टर है, अपने पापा से भी बड़ा। जब मैं इस घर में आई यह 1 वर्ष का था। इनके माँ पिताजी डॉक्टर हैं। उन्हें रात हो या दिन जब मरीज आए अस्पताल जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने इसे पालने के लिए मुझे अपने घर में शरण दे दी। उन दोनों को मेरे हाथ का भोजन बेहद पसंद है। ये तो आज भी मेरे बिना नहीं रह पाता। देखो घर के सब लोग गर्मी की छुट्टी मनाने शिमला गए हैं और ये घर पर ही रुका है। ड्यूटी भी देख रहा है और मुझे भी। वृद्धा अब संभल चुकी थी। डॉक्टर सोमनाथ सब कुछ सुन रहा था। माँ जी अब हमें इनकी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। आपकी उम्र हो गई है, अब घर चलिए, सारिका ने अधिकार पूर्वक कहा। आंटी जी जरा सोच समझकर बात कीजिए। ये मेरी दादी हैं, नौकरानी नहीं। ये कहीं नहीं जाएंगी। आप लोग इज्जत के साथ वापस चले जाएं। डॉक्टर की आवाज तल्ख हो उठी। दादी हमारी शादी नहीं हो रही है आपके बिना। क्या हम पूरी जिंदगी कुंवारी रहें? हमारी क्या गलती है? फिर मम्मी भी तो आपसे माफी मांग रही है ना। हिमानी उनसे फिर लिपट गई। आकाश बेटा तू मुझे लेने आएगा, मैं इसी दिन के इंतजार में जी रही थी। मुझे किसी भी रूप में मेरी आवश्यकता अनुभव हुई, यही मेरे लिए बहुत है। मेरी प्यारी बहू मुझे बुलाने आई, जीवन का अर्थ पूर्ण हो गया मेरे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी सोचना भी मत जाने के बारे में। अगर गई तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मेरी सेवा से तुम संतुष्ट नहीं। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं उस घर में वापस जाऊंगी जहां से मुझे दुष्चरित्र ठहराकर निकाल दिया गया था। वो चिट्ठी तुम्ही ने रखी थी ना बहू रानी, मेरे बेटे की नजरों में मुझे गिराने के लिए। मेरा दुर्भाग्य मेरे बेटे ने भी नहीं सोचा कि भरी जवानी में वैधव का अभिशाप ढोते इसे किस दुख से पाला। अधेड़ उम्र में माँ प्रेम की पिंगे बढ़ा सकती थी और किसी तरह इनके ऊपर कोई असर होता न देख मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। सारिका अपराधी की तरह निगाहें झुकाए हुए थी। सुनो बहुरानी, तुम्हारे पाप की सजा अपनी पोतियों को नहीं दूंगी, इसीलिए जब लड़के वाले आए तब मुझे फोन कर देना। ड्राइवर छोड़ देगा मुझे। जरा भी पता नहीं चलेगा कि तुमने षड्यंत्र करके अपनी सास को घर से निकाल दिया है। पर एक वादा करो बच्चियों। क्या दादी माँ? तीनों एक साथ बोल पड़ी। तुम तीनों ससुराल जाकर अपनी माँ का आचरण न दोहराओगी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।